हेलो स्टूडेंट। जैसा कि शिक्षा के उद्देश्य में हम 4 यूनिट पूरी कंप्लीट करा चुके हैं। आज हम 5वें यूनिट में पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। पाठ्यचर्या का अर्थ एवं व्यापकता। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है जिसके 3 अभिन्न अंग हैं: शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठ्यचर्या, या अपन विषय वस्तु बोल सकते हैं, क्योंकि पूरी शिक्षण प्रक्रिया इन तीन ही अंग से चलती है। शिक्षक भी होना जरूरी है, शिक्षार्थी भी होना जरूरी है और पाठ्यचर्या एवं विषय वस्तु का भी होना जरूरी है। इसमें भी पाठ्यचर्या अति महत्वपूर्ण है। अब इसमें तीनों में भी सबसे ज़्यादा पाठ्यचर्या महत्वपूर्ण है। अब है पाठ्यचर्या का अर्थ। पाठ्यचर्या शिक्षा प्रक्रिया त्रिमुखी स्वरूप का महत्वपूर्ण अंग है। शिक्षा के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षक सीखने सिखाने की पद्धतियों का नियोजन करता है। इसमें शिक्षण, तकनीकी, सामाजिक, पर्यावरण आदि शामिल होते हैं। पाठ्यचर्या में क्या होता है कि हम बालक के उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए, सर्वांगीण विकास करने के लिए हम उसका पूरे साल भर का पाठ्यक्रम बनाते हैं, जिसमें वातावरण, उसके विद्यालय का माहौल, समाज का माहौल, ये सभी शामिल होता है। इसलिए सामान्य रूप से इस नियोजित कार्यक्रम को पाठ्यचर्या कहते हैं। इस प्रकार पाठ्यचर्या उद्देश्य की प्राप्ति का एक साधन मात्र है। यानी बालक के उद्देश्य की प्राप्ति करवानी है तो हम ऐसा कार्यक्रम, ऐसी योजना बनाएं जिसे हम पाठ्यचर्या कहते हैं, जिससे बालक को उस उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। परंतु किसी भी दशा में इसे साध्य नहीं माना जा सकता है। साध्य यानी लक्ष्य नहीं माना जा सकता है। मतलब पाठ्यचर्या को ही एक बालक के उद्देश्य की प्राप्ति का मतलब एक मेन विषय नहीं कहा जा सकता है। और इसके अलावा कई और भी विषय है जिससे एक बालक के उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है। अब आगे पाठ्यचर्या का अंग्रेजी भाषांतर करिकुलम, यानी अंग्रेजी में इसको करिकुलम कहते हैं। इसे हिंदी में पाठ्यक्रम या शिक्षाक्रम भी कहा जाता है, परंतु ये सर्वदा सही नहीं है। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कुरेर से हुई है, जिसका अर्थ है दौड़ना। अर्थात करिकुलम का अर्थ हुआ दौड़ का मैदान। जिस प्रकार एक व्यक्ति दौड़ के मैदान में दौड़कर अपना लक्ष्य प्राप्त करता है, ठीक उसी प्रकार एक निश्चित पाठ्यचर्या को पूरा करके छात्र निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करता है। यानी बालक को अगर लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो पाठ्यचर्या साधन को अपनाना ही होगा। उस पाठ्यचर्या से ही उसको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। अब आगे है पाठ्यचर्या का संकुचित एवं व्यापक अर्थ। पाठ्यचर्या का अर्थ 2 अर्थों में लिखा जा सकता है। एक है संकुचित और दूसरा है व्यापक अर्थ। यानी पाठ्यचर्या को 2 अर्थों में हम परिभाषित कर सकते हैं। एक तो है संकुचित अर्थ में और एक है व्यापक अर्थ में। अब आगे सबसे पहले हम संकुचित अर्थ में समझेंगे। संकुचित अर्थ में पाठ्यचर्या का अभिप्राय केवल एक पाठ्यक्रम लिया जाता है। इस मत के अनुसार विभिन्न विषयों के अंतर्गत पढ़ाए जाने वाले विषयों के तथ्यों की सीमा या विस्तार निश्चित कर दिया जाता है। पाठ्यचर्या का निर्माण शिक्षाविद करते हैं, परंतु व्यापक अर्थ में पाठ्यचर्या का तात्पर्य उन सभी अनुभवों से लिया जाता है जिन्हें बालक अपनी रुचि और आवश्यकता के अनुसार अपनी विभिन्न क्रियाओं द्वारा कक्षा के अंदर या बाहर प्रशिक्षण प्राप्त करता है। अर्थात संकुचित अर्थ में हम देखा है तो पाठ्यचर्या का अभिप्राय केवल एक पाठ्यक्रम के लिए प्रयोग में लेते हैं। मतलब एक पाठ के अंदर जितने विषय होते हैं उन विषयों को पूर्ण करवाना। और व्यापक अर्थ में हम देखें तो पाठ्यक्रम के अंदर जो विषय होते हैं उनको पूर्ण करवाने के अलावा वो बालक विद्यालय परिसर में कौन कौन सी गतिविधियां कर रहा है उनके ऊपर भी हम इस पाठ्यक्रम में जोड़ते हैं। अब आगे प्राय लोग पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या शब्दों का प्रयोग पर्यायवाची शब्द के रूप में करते हैं, परंतु यह पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें पूर्ण और अंश का अंतर है। पाठ्यक्रम शिक्षाविद बनाते हैं जो कि एक कक्षा विशेष में
विद्यालय की सीमा में विकसित किए जाते हैं। मतलब पाठ्यक्रमों का शिक्षाविद बनाते हैं जो विद्यालय परिसर में जो विकसित किए जाते हैं उसके अनुसार बनता है। विभिन्न विषयों के ज्ञान की रूपरेखा मात्र है, अर्थात किसी स्तर की पाठ्यचर्या का वह भाग जिसमें उस स्तर के लिए सैद्धांतिक विषयों के ज्ञान की सीमा निश्चित की जाती है पाठ्यक्रम कहलाता है। जबकि पाठ्यचर्या में नियोजित शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विद्यालय के अंदर तथा विद्यालय के बाहर जो कुछ भी नियोजित रूप में किया जाता है वह शामिल होता है। अब है पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्या में अंतर। पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में क्या अंतर है? पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या। सबसे पहले पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का केवल अंग है, यानी पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का केवल अंग है। पाठ्यचर्या का बड़ा रूप है और पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का ही एक छोटा रूप है। मतलब जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यचर्या के अंदर से ही बनती है और इसके अंदर है पाठ्यचर्या में पाठ्यचर्या शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। पाठ्यचर्या को शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग माना जाता है। दूसरा है पाठ्यक्रम में सैद्धांतिक ज्ञान है और इसमें इसका स्वरूप व्यापक है। मतलब है कि पाठ्यक्रम में सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता है और पाठ्यचर्या में इसका व्यापक अर्थ निकलता है। तीसरा है पाठ्यक्रम का निर्माण शिक्षाविद करते हैं। पाठ्यक्रम का निर्माण शिक्षाविद किया जाता है और पाठ्यचर्या का निर्माण अध्यापक और स्वयं करता है। अध्यापक स्वयं करता है मतलब। चौथा है पाठ्यक्रम में ज्ञानात्मक पक्ष की ओर ध्यान दिया जाता है और पाठ्यचर्या में छात्र के संतुलित एवं सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। पांचवा है पाठ्यक्रम में विषय से संबंधित क्रियाएं होती है और जबकि पाठ्यचर्या में ज्ञानात्मक, कौशलात्मक एवं भावात्मक सभी पक्षों से संबंधित क्रियाएं होती है। पाठ्यक्रम में सिर्फ विषय से संबंधित देखा जाता है और पाठ्यचर्या में ज्ञानात्मक, कौशलात्मक और भावात्मक सभी पक्षों को देखा जाता है। लास्ट में पाठ्यक्रम का क्षेत्र सीमित होता है और पाठ्यचर्या का क्षेत्र व्यापक होता है। यानी पाठ्यक्रम का क्षेत्र लिमिट होता है और पाठ्यचर्या का क्षेत्र व्यापक होता है। अब है पाठ्यचर्या की अवधारणा। तो पाठ्यचर्या की अवधारणा भी दो है, एक है प्राचीन अवधारणा और दूसरी है आधुनिक अवधारणा। तो सबसे पहले हम प्राचीन अवधारणा के बारे में जानेंगे। पाठ्यचर्या की प्राचीन अवधारणा। प्राचीन समय में शिक्षा का उद्देश्य बहुत ही सीमित था, इसलिए छात्रों को संस्कृत, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र आदि जैसे विषयों का केवल मौखिक ज्ञान करा देना ही पाठ्यचर्या में शामिल था। इस प्रकार पुरानी धारणा के अनुसार पाठ्यचर्या के केवल पाठ्य वस्तु का सैद्धांतिक ज्ञान करा देने तक ही सीमित था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्राचीन धारणा के अनुसार पाठ्यचर्या को बहुत ही संकुचित अर्थ में लिया जाता था, अर्थात कुछ तथ्यों का ज्ञान कराना था। यह ज्ञान विभिन्न विषयों द्वारा प्रदान किया जाता था। कहने का मतलब है कि प्राचीन अवधारणा में पाठ्यचर्या को सिर्फ विषयों को पढ़ाना तक ही सीमित था, उसके अलावा कुछ अन्य गतिविधियां नहीं की जाती थी। पाठ्यचर्या की संकुचित अवधारणाओं को स्वीकार करते हुए कनिगम महोदय ने कहा है, पाठ्यचर्या कलाकार यानी अध्यापक के हाथों में वह यंत्र यानी साधन है जिसमें वह अपनी वस्तु यानी छात्रों को अपनी कला कक्ष यानी विद्यालय में अपने आदर्शों उद्देश्यों के अनुसार बनाता है। अब है पाठ्यचर्या की आधुनिक अवधारणा। पाठ्यचर्या की आधुनिक अवधारणा। आज हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जिसमें एक और निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं तो दूसरी ओर ज्ञान का विस्फोट हो रहा है। इसलिए आज पुराना ज्ञान गलत सिद्ध होता जा रहा है और साथ ही यह भी समस्या है कि क्या ज्ञान दिया जाए, कितना ज्ञान दिया जाए और ज्ञान कैसा दिया जाए। इसका अर्थ है कि आज दिए जाने वाले ज्ञान की समस्या है और साथ ही यह भी समस्या है कि अधिगम किस प्रकार हो, यह जानते हुए कि आज के बालक को इस परिवर्तनशील समाज की आवश्यकताओं से जूझना है। हमें उस ज्ञान अथवा कौशलों का पुनर्वालोकन करना आवश्यक है जो हम बालकों को देना अथवा सिखाना चाहते हैं। वास्तविकता तो यह है कि हमें शैक्षिक उद्देश्य की व्यापकता को ध्यान में रखते हुए पाठ्यचर्या निर्माण पर अधिक ध्यान देना पड़ता है।
इसलिए नए पाठ्यचर्याओं में बालकों की आवश्यकताओं, रुचियों, प्रवृत्तियों, क्षमताओं एवं व्यवहारिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। साथ ही श्रम के महत्व, व्यवसाय प्रधान विषय गतिविधियों पर बल दिया जाता है। इस प्रकार आधुनिक पाठ्यचर्या की धारणा के अनुसार बालकों के सर्वांगीण विकास के विभिन्न विषयों तथा अनुभवों का समावेश किया। अब है पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत। पाठ्यचर्या विद्यालय शिक्षा का केंद्र बिंदु है। पाठ्यचर्या एक सुनियोजित क्रिया है। इसका निर्माण बिना सोचे समझे नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसके द्वारा कुछ निश्चित उद्देश्य प्राप्त करने होते हैं। इसी संदर्भ में बीरू बेकर ने कहा है, शिक्षा प्रक्रिया के उद्देश्य अथवा लक्ष्यों के निश्चित हो जाने पर अगला कदम स्पष्ट रूप से साधनों एवं उपायों का है। उन पर पाठ्यचर्या सबसे पहले ध्यान देने की मांग करती है। अब आगे है पाठ्यचर्या निर्माण के अनेक दृष्टिकोण है। ये दृष्टिकोण विभिन्न दार्शनिकों एवं प्रवृत्तियों की देन है। आज ये दृष्टिकोण ही पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत बन गए। पाठ्यचर्या निर्माण के निम्नलिखित सिद्धांत है। सबसे पहले है शैक्षिक उद्देश्य की अनुकूलता का सिद्धांत। पाठ्यचर्या का शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति का सदा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उद्देश्य ही निर्धारित करते हैं उन विषयों और क्रियाओं को जो उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बालकों को दी जाती है। दूसरा है बालकों की आवश्यकताओं, योग्यताओं, रुचियों एवं भावनाओं की अनुकूलता का सिद्धांत है। यानी पाठ्यक्रम में बच्चों की आवश्यकताओं, योग्यताओं और रुचियों और भावनाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। ऐसे विषयों और क्रियाओं को स्थान दिया जाना चाहिए जिनका वास्तविक जीवन से संबंध हो। इनके द्वारा छात्रों में उन योग्यता और क्षमताओं का विकास हो सकता है। उसके बाद है व्यापकता का सिद्धांत। पाठ्यचर्या का निर्माण करते समय ध्यान रखा जाए कि शैक्षिक विषयों से संबंधित पाठ्य पुस्तकों तक ही सीमित न रहे, वरन ऐसी होनी चाहिए कि छात्रों को समस्त शैक्षिक वातावरण की अभिव्यक्ति कराने की क्षमता रखती हो। मतलब है कि व्यापकता का कि पाठ्यक्रम से संबंधित तो ज्ञान देना ही, इसके अलावा भी बालकों को ज्ञान मिलना चाहिए। नेक्स्ट है पाठ्यचर्या में मानव जीवन के समस्त उपयोगी अनुभवों के समावेश का सिद्धांत। यानी एक मानव अपने जीवन में जितने भी अनुभव महसूस करता है उन सभी अनुभवों को एक पाठ्यचर्या में भी शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट है संस्कृति को संभालने का सिद्धांत। बालकों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए, ऐसे पाठ्यक्रम में ऐसे विषय को शामिल करना चाहिए जिससे वो अपने भारत की संस्कृति को संरक्षित रख सके और उसकी सुरक्षा कर सके। नेक्स्ट है उत्तम आचरण के आदर्शों की उपलब्धि का सिद्धांत। प्रत्येक समाज अपनी शिक्षा से अपेक्षा करता है कि बालकों का आचरण उत्तम हो, क्योंकि उससे ही वे भावी जीवन सुखी बना सकेंगे। आगे है उपयोगिता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो मनुष्य और मानव के उपयोगी हो। इसलिए उपयोगिता के आधार पर विषय और क्रियाओं का क्रम निर्धारित करना चाहिए। स्वतंत्र भारत ने स्वेच्छा से लोकतांत्रिक शासन एवं सामाजिक पद्धति अपनाई है। इसलिए प्रत्येक स्तर की पाठ्यचर्या में लोकतंत्र के आवश्यक गुणों, राष्ट्रीय अखंडता और राष्ट्रीय भावनाओं को उपयुक्त स्थान मिलना चाहिए। अब इसके बाद में है कि विभिन्न विषयों और क्रियाओं में सहसंबंध का सिद्धांत। अब पाठ्यक्रम में हर विषयों का सहसंबंध होना चाहिए। जैसे हम अगर गणित पढ़ा रहे हैं तो उसमें हिंदी का भी होना चाहिए, इसमें भूगोल का भी समावेश होना चाहिए। यानी एक दूसरे के अंदर सहसंबंध लेते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। इसके बाद में आगे की ओर देखने का सिद्धांत। आज का बच्चा कल का नागरिक है, ऐसे ही आगे चलकर विभिन्न उत्तरदायित्व संभालने होंगे। इसलिए पाठ्यचर्या की रचना ऐसे ढंग से की जानी चाहिए कि वे समाज की प्रगति एवं भलाई में प्रभावशाली योगदान दे सके। इसके बाद में क्रिया का सिद्धांत। आज के युग में क्रिया द्वारा सीखना श्रेष्ठ माना जाता है और प्राप्त ज्ञान स्थायी भी होता है। इसलिए कोई भी कार्य करके ही सिखाया जाता है। इसलिए हमें पाठ्यचर्या में इन सभी गतिविधियों को शामिल करना चाहिए। तत्परता का सिद्धांत, जैसे कि थॉर्नडाइक ने भी दे रखा है, ये सभी मानते हैं कि वही ज्ञान प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होता है जिसके सीखने के लिए छात्र प्रेरित हो या उसमें सीखने की प्रति तत्परता हो। यानी बालक जब तक अपनी तत्परता नहीं बताएगा तब तक वह क्रियाशील नहीं हो सकता। तो ऐसे विषयों को पाठ्यचर्या में शामिल करने चाहिए जिससे बालक तत्परता हमेशा आतुर रहे।
उसके बाद है अवकाश के सदुपयोग का सिद्धांत। सप्ताह में एक दिन छुट्टी आती है और ऐसी कई सार्वजनिक छुट्टियां आती है, लेकिन उन छुट्टियों में बालक घर पे रह के क्या करे, तो ऐसे विषयों को जोड़ना चाहिए, ऐसे क्या कहते हैं प्रोजेक्ट को जोड़ना चाहिए जिससे वो घर पे रहकर भी अपने विषय से जुड़ा रहे। अब अंत में है लचीलेपन का सिद्धांत। पाठ्यचर्या की रचना एवं ज्ञान, कुशलता और भावनाओं के उन विस्तृत क्षेत्रों का समावेश किया जाना चाहिए जो बालक की व्यक्तिगत भिन्नता की दृष्टि से विकास की प्रक्रिया को विकसित कर सके। ऐसे स्थिति में आवश्यक हो जाता है कि पाठ्यचर्या में विविधता के साथ लचीलापन भी हो, यानी पाठ्यचर्या में लचीलापन का भी होना चाहिए। लचीलेपन का मतलब है कि ना तो कठोर होना चाहिए, ना ही बिल्कुल सरल होना चाहिए।